अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम दो इंतहाई अहम इशूज़ पर बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो मुल्क का सियासी मंजरनामा और इस जो ये हफ़्ता है जिसका इख्तिताम आज हम कर रहे हैं, इसमें कुछ हमें एक उम्मीद सी बंधी थी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आई थी और वो उस मौके पर थी जब नैब तरमीम केस में बानी PTI वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के रूबरू पेश हुए और उसका अहवाल जो हमें पता चला और जिस तरह से लिखा गया, बताया गया, सुनाया गया, उसमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थीं। और बज़ाहिर जज साहिबान की जानिब से बानी PTI को ये कहा गया कि आप को पार्लियामान को नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस पर उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया। फिर सियासी लोगों से रवाबत, बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल, ये वो तमाम चीज़ें थीं जिनका प्रचार करते बात करते हम एक अरसे से आ रहे हैं कि मसले का हल यहीं से निकलेगा। लेकिन चूँकि एक मखसूस जमात की ये ज़िद रही है कि वो इन सियासी लोगों से बातचीत नहीं करेगी बल्कि कहीं और गुफ्तगू करना चाहते हैं, और वहाँ से क्लियर कट जवाब के बावजूद भी वो बज़िद हैं इस बात पर कि वो वहीं बात करना चाहते हैं, तो इस अदालत में उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी के बाद कुछ उम्मीदें बनी थीं। लगा था कि शायद अब वक्त और हालात से कुछ सीख लिया गया है और शायद एक बेहतर रास्ते की तरफ जाया जाएगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा, मामलात में बेहतरी आएगी और जो बंद गली में हम मुसलसल मौजूद हैं और जो पोलराइजेशन और डिवाइड जिसका हमें अब इस वक्त सामना है, इससे हम बाहर आएंगे, कुछ मुस्बत चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं चंद घंटे भी उसकी खुशी नहीं कुछ हल्कों की जानिब से मनाई गई थी कि बिल्कुल एक बहुत बड़ा यू टर्न, जिसके एक्सपर्ट समझे जाते हैं बानी PTI, उन्होंने अगले ही दिन अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ले लिया और कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं बैठूंगा, नहीं बात करूंगा। ये वो एक ज़िद उनकी जो इस हालात तक ले आई है मामलात को, वो दोबारा उसी ज़िद पर हमें कायम नज़र आए। फिर सहाफ़ियों ने यह अहवाल हमें बताया और उसके बाद ये उम्मीद फिर दम तोड़ गई और फिर हम जो मुसलसल बात गवर्नर KPK के हवाले से, उनकी सख्त ज़ुबान के हवाले से, उनके गैर ज़िम्मेदाराना बयानात के हवाले से करते आ रहे हैं, वो उसी तरह का सिलसिला एक जारी है और वो एक माहौल बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी ऑडियंस इससे तालियां बजाती है, खुश होती है, उनको पजीराई मिलती है, विदाउट नोइंग कि वो गवर्नर KPK के साथ एक नूरा कुश्ती का माहौल बनाए हुए हैं। दोनों के दरमियान कोई ऐसी लड़ाई है नहीं है, लेकिन बस एक तरह के बयानात और बातें हैं जिस पर पहले तो गवर्नर KPK उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो भी मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद की सफ़बंदी के लिए कोशां हो गए हैं और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलसल जब आप बयानात देंगे या गवर्नर KPK की आप लीडरशिप के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उन्होंने भी अपनी पार्टी को, अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है और फिर से एक वैसा ही माहौल बन गया। अभी ताज़ा तरीन जो उनके बयानात हैं गवर्नर KPK में, उसमें वो कहते हैं कि बानी PTI ने कॉल दी तो फिर इस्लामाबाद में कोई नहीं बैठ सकेगा, हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और मरेंगे, और मशवरा वो दूसरों को दे रहे हैं कि आप दलील से बात करें, और फिर गवर्नर KPK वापस उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा माहौल है जिसमें हम आज भी खड़े हैं, और ऐसे में अगर कहा जाए कि हुकूमत के लिए सब बहुत अच्छा है तो वैसा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम नून की अगर हम बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, यकीनन उनके दरमियान भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जो बजट के मामलात हैं उन पर, और दिफाई बजट के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं, उन पर बिल्कुल बेखबर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है। और फिर मंजूर वसान साहब अपनी प्रेडिक्शंस भी बहुत सारी इस हवाले से करते नज़र आते हैं, 3-4 महीने में असम्बलियाँ तोड़ देने की वो बात कर रहे हैं। फिर विद इन PMLN कैंप मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आज हमने देखा, जो गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि वो इस तरह नहीं चल सकते पार्टी के साथ और ये उनका मैंडेट नहीं है और वो हुकूमत कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो एक डेट्रिएशन की तरफ पूरा का पूरा एक मामला है जो हमें सियासी मंजरनामे पर नज़र आता है। पहले सेगमेंट में मेरी कोशिश होगी कि हम इसी पर बात करें और सेकंड सेगमेंट में हम इंतहाई अहमियत का हामिल जो एक दौरा था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, दौरा चीन अपनी काबीना के हमरा, उसके इख्तिताम पर, उसके मुकम्मल होने पर मुश्तरका एलामिया, उसमें चीदा चीदा बातें हैं, वाज़े रोड मैप नहीं है। कहा जाए कि ये दौरा कामयाब है, इसकी मुबारकबाद भी दी गई, ये तो एक हमारा रिवायती तरीका है, लेकिन क्या कुछ बड़ा लेकर आए हैं? CPAC के दूसरे मरहले पर काम शुरू करने की बात है, कब, कैसे, क्यों, इसका जवाब नहीं है। आर्मी चीफ भी वहाँ गए, तो मैं चाहूँगा ज़रा प्रोग्राम की सेकंड हाफ़ में थोड़ा सा डाइसेक्ट इसको भी करें कि दौरा कैसा था, कैसा रहा, इस पर मुबारकबाद बनती है, क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं, और जो ख़बरें थीं कि चीन बड़ी हद तक खुश नहीं है, मैं नाराज़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, उनको किसी हद तक दोबारा राज़ी करने, खुश करने में कामयाब हुए हैं, या भी एक ये लंबा सफ़र है जिसको तय करना बाकी है। सेकंड हाफ़ में हम इस पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजाहत मसूद साहब,
سینئر جرنلسٹ اور سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خالد فاروقی صاحب بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم کہوں گا دونوں معزز مہمانوں کو. وجاد مسعود صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں سر اس وقت کی جو یہ پوری سچویشن ہے؟ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ٹائم کہ آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوں. پہلا موقع نہیں ہے کہ میں اس پر بات کر رہا ہوں یا خالد فاروقی صاحب بات کریں گے. بات ہم کرتے ہیں بہتری اور اصلاح کے لیے, اور اس کی کوئی گنجائش ایک جماعت نکلنے ہی نہیں دیتی کسی صورت بھی. اب اس کو آپ نے سختی کر کے دیکھ لیا, پیار کر کے دیکھ لیا, پیغامات پہنچا کے دیکھ لیا, لیکن وہ ہیں کہ میں نہ مانوں. اب کیا کریں, کس طرح آگے بڑھیں؟ وجاد صاحب. بہت بہت مہربانی ارسلان صاحب. دیکھیے, یہ جو دھواں اور دھند ہمارے سیاسی ماحول پہ, اور آپ نے بہت مناسب بات آپ نے دوسرے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ وہ بے خبر ہیں کہ بجٹ وغیرہ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں پوری قوم پہلی دفعہ شاید اس طرح سے ہو رہا ہے کہ کوئی ایک حلقہ جو ہے وہ واضح روڈ میپ دینے میں ناکام ہے. میری رائے میں اس کی جڑیں جو ہیں وہ اس ایکسپیریمنٹ میں جاتی ہیں, اس ڈیویشن میں جاتی ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا آپ سے 14 برس پہلے. اب مشکل اس میں یہ ہوئی ہے کہ جو جیسا کہ پاپولسٹ جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے, میں نے پاپولسٹ تک ہی رکھا, ان کو فاشسٹ نہیں کہا, کہ عام طور سے انہیں شروع میں کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا. مسولینی کو کسی نے سیریسلی لیا, مسخرہ سمجھتے تھے ہٹلر کو. اب عمران خان صاحب جو ہے, ان کی سیاست جیسے بھی شروع ہوئی وہ کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان کے غیر سیاسی اجتماعی ذہن کو کیپچر کرنے میں. Now this is his strength. اگر وہ معمول کی پارلیمانی سیاست میں آتے ہیں, اگرچہ ان کی جماعت جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی, اور وہ کسی جماعت کو دعوت بھی دی گئی یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا لیجیے, وہ بنا سکتے تھے, لیکن ان دیٹ کیس ان کی سیاست ختم ہو جاتی. جو آپ نے فرمایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے بجا نشاندہی کی ہے کہ وہ تو یو ٹرن لینے کے استاد ہیں. کل تک جو بات ہو رہی تھی آج بالکل اس کے الٹ بات ہوگی. یہی ہونا ہے. عمران خان صاحب کی بقا, سیاسی بقا جو ہے وہ مسلسل انکار میں ہے, وہ دوسروں کو ریجیکٹ کرنے میں ہے. بدقسمتی سے جمہوریت جو ہے وہ لیجیٹیمیسی آف دی اپوزیشن کا نام ہے. اس میں آپ جو لوگ آپ کے ساتھ سیاسی طور پہ متفق نہیں ہوتے ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے سیاسی وزن کو تسلیم کرتے ہیں, ان کی رائے کو احترام دیتے ہیں. جمہوریت اسی طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے. اب دیکھیے, الیکشن کمیشن کے پاس جو عذرداریاں پہنچی ہیں ان کی تعداد تو میرے اطلاع کے مطابق, اور میں رکھ سکتا ہوں, وہ 2 درجن سے زائد نہیں ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ جو ہے وہ عذرداریوں کا یا کسی خاص حلقے میں سیاسی وہ کیا انتخابی دھاندلی وغیرہ کا ہے ہی نہیں. اس کو کہہ رہے ہیں جناب ہمیں حکومت دے دی جائے. اب حکومت ایسے تو نہیں مل سکتی. آپ نے ذکر فرمایا وسان صاحب کا, انفارچونیٹلی ہمارے سیاسی تاریخ میں کبھی پیر پگاڑا ضرور لی ہوتے تھے, کبھی شیخ رشید صاحب, اور ایک عرصے سے اب وسان صاحب کو کبھی خواب آتے ہیں, کبھی وہ اس طرح کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ سیاستدان ہوتے ہوئے انہیں اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اگر اتنا سینئر آدمی جو ہے وہ 3-4 مہینے میں گورنمنٹ ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوگا تو کیا انویسٹر اس گورنمنٹ میں آئے, اس ملک میں آئے گا؟ کیا بیرونی ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کسی پائیدار بنیاد پہ کوئی نیگوشیٹ کرنے کے لیے یا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے؟ یہ وجاد صاحب آپ نے بڑی خوب بات کی ہے. یہ میرے خیال سے کلیکٹیو جو میچورٹی اور وزڈم ہے نا ہمارا, چاہے وہ ہمارا میڈیا ہی کیوں نہ ہو, خود احتسابی بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم اس طرح کے ٹکٹس کو بار بار چلا رہے ہوتے ہیں, اور ایک شخص خبروں کی زینت بننے کے لیے کوئی بھی خواب دیکھ لیتا ہے جس کی کوئی بھی پریڈکشن ماضی میں بھی نہیں صحیح ہوئی ہوتی. شیخ رشید صاحب نے بھی اپنی پوری زندگی سیاست اسی طرح کی کرتے ہوئے گزار دی, اور پھر ان کو اتنی اہمیت دینا, یا اور میں آپ ظاہر ہے اس کو زیر بحث لاتے ہیں نا, یہ ہمیں میرے خیال سے کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. میں آپ سے متفق ہوں. تو ہمیں میرے خیال سے خود تھوڑا نا اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس طرح کی چیزوں کو جو کہ امپیکٹ ڈال سکتی ہیں. صحافت جو ہے مجمع گیری نہیں ہے, ہم کو بھاٹی دروازے میں نہیں کھڑے. وی آر ریسپانسبل آرگن آف دا
नेशन। तो साफी को भी देखना चाहिए कि सनसनी अहम है या खबर की वाकईयत अहम है या कौमी जिम्मेदारी अहम है, कुछ इसको देख के चलना ये हम भी चाहिए। देखें, फिर ये इतनी जो अभी नई लीडरशिप पीपल्स पार्टी में है वो भी इस बात को समझे और देखे और कोई तयन करे कि भाई क्या बयान आपने देना है, क्या नहीं देना है। हम हुकूमत के साथ चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आनी है, स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। आप खुद ही जो है सिर्फ एक आधा दिन आप टिकर की जीनत बनने के लिए तो आप कोई भी चीज़ उठ के बोल दें। आई थिंक सबको आपने ये टोटली एग्रीड सर। वजाद साहब, मैं खालिद फारूकी साहब की जानिब बढ़ूँगा। खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं ये बात करते करते थक गए मैं और आप बाकी लोग, एक दायरा है जिसमें हम घूमे जा रहे हैं, बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, इससे आगे का सफ़र तो है ही नहीं है, दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं घूम फिर के। कब तक कैसे ये होता रहेगा और हम यूं ही चलते रहेंगे? खालिद साहब। देखिए असलन, आप जो सवाल कर रहे हैं बहुत वैलिड है और वजाद साहब ने इसका बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया। मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो एलिमेंट दाखिल हुआ, खराबी यहाँ से पैदा हुई। इससे पहले भी सियासी जमातें थी, सियासी जमातों की एक दूसरे से मुखालफत थी। हमने देखा कि 88 में पाकिस्तान में जमहूरी अमल शुरू हुआ था, उसके बाद पीपल्स पार्टी और उसके मुकाबले में मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ धड़े आते रहे, कभी इत्तेहाद की सूरत में, फिर मुस्लिम लीग नून की शक्ल में। ये दो मुतहारब सियासी जमातें बनी, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजों पर इत्तेफाक हो जाता था और हर बार ये इत्तेफाक हुआ, क्लैश भी हुआ, इत्तेफाक भी हुआ, लेकिन सियासी डायलॉग का रास्ता मौजूद रहा। सियासी जमातों ने एक दूसरे से मुज़ाकरात किए और यहाँ तक, मतलब आप देखें ना कि पाकिस्तान की तारीख में क्या नहीं हुआ। इससे पहले यहाँ तक कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनके सबसे बड़े मुखालिफिन में एक असर खान थे, तो भुट्टो साहब के बारे में यहाँ तक लफ्ज बोलते थे कि मैं कोहाला के पुल पे फांसी दूंगा। लेकिन वही असर खान एक वक्त पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बने, उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा। ये उनकी कमजोरी नहीं थी, ये सियासी डायलॉग का एलिमेंट था। अब भी उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दरमियान, इनके दरमियान एक डायलॉग हुआ जिसको हम मिसाक जमहूरियत के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके नतीजे में आज तक पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स जितनी चल रही है, ये इन दोनों पार्टियों के उस मिसाक जमहूरियत की वजह से है कि कम से कम इन्होंने ये फैसला कर लिया कि एक दूसरे की गवर्नमेंट को टॉपल नहीं किया जाएगा। पर इमरान खान वाला जो मामला है, यानी पीटीआई का जो मामला है, वो ये है कि वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सियासत लेके उनकी तरबियत ही ऐसे माहौल में हुई, उनको शायद बताया जो कुछ किया, अब बताने वाले वो भूल चुके हैं सबक, लेकिन जिसको याद करवाया था सबक, वो ये था कि ये दुश्मन है, ये गद्दार है, ये करप्ट है, ये जालिम है, ये लुटेरे हैं। ये अल्फाज इनको सिखाए गए थे। उन अल्फाज के दायरे से वो बाहर निकल नहीं सके, वो महसूर हैं, वो उन अल्फाज के एक तरह की जरमाली बन चुके हैं और ये अल्फाज उनके जहन में कुछ इस तरह से बैठ गए हैं कि वो अपने मुखालिफिन के लिए सिर्फ यही लफ्ज और यही सोच रखते हैं। जी अब उनके जो उनके बाकी लोग, पार्टी के जो बाकी लोग हैं, उनकी तरबियत भी इसी तरह से हुई है। जो आप वज़ीर आला केपीके की गुफ्तगू सुनते हैं, वो भी ये गले फाड़ देने वाली बात है। वो भी यही है कि मैं ये तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, फांसी दे दूंगा, विभाग पर चढ़ाई करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ये पार्टी का एक टेम्परामेंट बन गया और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हम जो सर्वाइवल, जिसको आप जैसे वजाहत साहब ने कहा, आप भी कह रहे हैं कि वो उनकी सर्वाइवल इस पे है कि वो इनकार की और ना की और वो मैं ना मानू वाली सियासत करे। मसला ये है कि क्या पाकिस्तान किसी की सर्वाइवल के लिए बना है? क्या कोई सिस्टम ऐसे चल सकता है? मुझे तो हैरानी इस बात पर होती है कि अगर तो पीटीआई ने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई मुतबादल मुआशी प्रोग्राम दिया होता, कोई मुतबादल उन्होंने सियासी प्रोग्राम दिया होता, तो आज हम कहते हैं कि जनाब ये एक ऐसी सियासी जमात है जो इन हुक्मरानों की जगह पे जब आएगी तो वो एक सिस्टम लेके आएगी। वो सिस्टम भी तो कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके और ना ही इस वक्त उनके पास है। ये जो हालात है, लेकिन आप ये बात याद रखें, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी। पॉपुलिस्ट सियासत जो है वो हमने उसका एक मुजाहिरा अपने बिल्कुल पड़ोस में भी देखा है और आप देखें कि उस पॉपुलिस्ट सियासत का इन्हिदाम कैसा हुआ है। अगरचे मुकम्मल उसको शिकस्त नहीं हुई, उस हेट को, नफरत को मुकम्मल शिकस्त नहीं हुई, लेकिन एक शिकस्त का आगाज हमने जरूर देख लिया।
اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جتنی سیٹوں کا دعویٰ کرتا تھا سیٹیں بھی پانی نہیں رکھتی. مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوری کی پوری ایک ریاست پر اپنا مکمل طور پہ سیاسی انداز یا غیر سیاسی انداز میں مکمل طور پہ اپنی ریاست پر قبضہ چاہتا تھا, اور اس کا منشور منشا یہ تھا کہ وہ اگلے 1000 سال کے لیے بھارت جیسے ملک کا وہ مستقبل طے کر دے گا. ہمارے یہاں بھی یہی اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی کہ آپ ایک بار آئیں گے تو ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے مخالفین کو اقتدار سے نکال دیں گے, پر ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ پاپولسٹ سیاست جو ہوتی ہے اس کی پسندیدگی بھی ہوتی ہے, لیکن جب عوام اس کو ٹھکرانے خالد پہ صاحب آ یہ جائیں, جب آپ عوام نے اس جو ابھی پھر آپ نے کو پاپولسٹ کا لفظ استعمال کیا, وجاد صاحب نے کہا کہ وہ بھی پاپولسٹ ہی کہیں گے, فاشسٹ نہیں کہیں گے, حالانکہ یہ انہوں نے نہیں کہا, اچھی بات ہے کہنے میں, لیکن یہ اس وقت ایک دور دورہ ہے نا, اپنے پڑوس میں دیکھیں, امریکہ تک دیکھیں, ادھر یہ تو پاپولسٹ جماعتیں یہ واپس آ گئی ہیں, یا لوگ ایسے کریکٹرز عوام پسند کر رہے ہیں. انسان تو تعلیم یافتہ ہوتا جا رہا ہے, باشعور ہوتا جا رہا ہے, یہ ریورس گیئر کیوں اسے لگ رہا ہے دنیا بھر میں؟ واپسی نہیں ہوئی. انڈیا میں اس پاپولسٹ سیاست کی واپسی ہو رہی ہے. آپ جو لوگ اقتدار دیکھیے وہاں پہ جن نعروں پہ الیکشن لڑے گئے, آپ ان نعروں پہ غور کریں نا. ایک طرف انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل ریفارمز کی بات ہوئی, آئین کی بات ہوئی, وہاں پہ معیشت کی بات ہوئی. معیشت میں آپ دیکھیے وہاں روٹی نے رام کو شکست دی ہے. وہاں پہ وہ غریب آدمی جو بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا, اس کو رام ٹیمپل نہیں چاہیے تھا, وہ رام ٹیمپل بنا لیا. کسی نے رام ٹیمپل بنا لیا اپنے مقصد کے لیے, کسی نے رام ٹیمپل بنا لیا اپنے جو قبضہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہیٹ کے لیے. لیکن پاکستان میں دیکھیے, پاکستان میں نے یہی تو پرابلم بتایا کہ یہاں یا تو خالد صاحب ایسا درست آپ کا پوائنٹ سر آ گیا, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں وجاد صاحب کی جانب جاؤں گا, واپس آتا ہوں. وجاد صاحب یہ تو کلچر رہا ہے, ڈائلاگ بازی یا بڑے بڑے ڈائلاگ, یا میں پردہ اسکرین پر بھی پہ تالیاں اور سیٹیاں پورے برِ صغیر اور پھر پاک و ہند میں ہمیشہ سے ہی پسند کیا جاتا ہے. یہی وجہ یہ آپٹ کیا ایک طریقہ کار, اور اس کو پذیرائی عوام میں ملتی ہے اور یہ کیے جا رہے ہیں. اس پر تو ایک جملہ آپ کہیں گے, لیکن میں سوال کی طرف آؤں گا. جو نون لیگ کے اندر سے لوگ علیحدہ ہو رہے ہیں, میں کہوں کہ عہدوں کی لالچ میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو پہلے ہی ایک لائن لے چکے, ایسے شخص نہیں ہے کہ انہیں میرے خیال سے عہدے کا لالچ ہو, اس وجہ سے وہ پارٹی سے دور ہو گئے ہوں. اب محمد زبیر صاحب کا بھی پارٹی سے یہ کہنا کہ متنازع الیکشن کی بیانات پر بنیاد پر حکومت کرنا درست نہیں ہے, اور آنے والے وقت میں مزید لوگ بھی کیا ساتھ چھوڑیں گے کہ نہیں آپ ان نظریات پہ نہیں حکومت کر رہے, یا پارٹی نہیں چل رہی جو سکھائے گئے تھے یا جو ہونے چاہیے اصول پر مبنی؟ بہت شکریہ ارسلان صاحب. ایک تو وہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ جو پاپولسٹ پالیٹکس جو اس کا جو ٹرن ہو رہا ہے, میرے خیال میں جو وہ بہت مختصر سی بات کرتے بریفلی. پوسٹ کولڈ وار ایرا میں ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنا پوٹینشیل ڈیلیور نہیں کر پا رہی دنیا میں. سرمایہ نے ڈیموکریسی کو یرغمال بنا دیا ہے. ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے فار گریٹر جسٹس اینڈ فار گریٹر ایکسیس ٹو کوالٹی آف لائف, بیٹر کوالٹی آف لائف فار پیپل. وہ نہیں ہو پا رہا کہیں پہ بھی دنیا میں, تو اس کا نتیجے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے دوسرا سوال کا آپ کے حصہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے, دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب کا پروفائل بالکل الگ ہے. آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا مری میں جو میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے اپنے سینٹ کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے, تو ہی اسپوک ویری ہائی آف شاہد خاقان عباسی. میں نے بہت کم سنا ہے میاں صاحب کو اپنے ساتھیوں کی تعریف کرتے, لیکن اس طرح سے پبلک میں اور اس ایسے ساتھی سابقہ ساتھی کے بارے میں جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نو لانگر مسلم نون, ان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. زبیر صاحب کا ڈے ون سے کافی اوپیک رہا ہے, شفاف اور ٹرانسپیرنٹ رشتہ ان کا نہیں رہا. ان کا کوئی عوامی پروفائل نہیں ہے, وہ پبلک اپیل نہیں رکھتے, وہ بند کمرے کی سیاست کرنا انہیں پسند ہے, اور انہیں غالباً ان کی مرضی کا حصہ یا اہمیت ویسے تو نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے آپ ایک شخص کو جب گورنر بناتے ہیں صوبے کا,
तो उस पर कुछ सलाहियत तो आपने देखी होगी ना, तो उसको उनका जो जो ड्यू है वो मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस रवैये को भी दुरुस्त नहीं समझता कि आपको अपनी सियासी क़यादत से कोई शिकवा हो जाए तो आप उसको जो है ना, ये जो सवाल ज़ुबैर साहब ने उठा दिया ना कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, इलेक्टोरल प्रोसेस पे जो 8 फरवरी वाला हुआ है, that is going a little too far. I would not have expected this from a gentleman like Muhammad Zubair. राइट सर, वजाद साहब पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा खालिद फारूकी साहब से भी अब जो कुछ वक्त बचा है, खालिद फारूकी साहब मैं एक जवाब जो चाह रहा हूँ, अब दोबारा मैं सवाल मेरा शायद रिपीट होगा लेकिन आप इसका जवाब मुझे बेहतर अंदाज में दे सकेंगे कि एक पार्टी है, एक जमात है, एक लीडरशिप है, उसका वतीरा हमने डिस्कस कर लिया है, क्या वो कोई चीज़ तस्लीम करने की तरफ आ नहीं रही है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकल नहीं रहा, किया जाए तो अब क्या किया जाए? आपने सख्ती की, आर्म ट्विस्टिंग की, आपने उनको किए की सज़ा दी, सारा कुछ आपने कर लिया, लेकिन वो फिर भी बातचीत पे नहीं आ रहे हैं और बातचीत के बगैर कभी कोई मसले का हल निकला नहीं है। अब होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? आप एलिमिनेट कर दें इसको, एक रियलिटी क्या नहीं है, किस तरफ जाएं, आप क्या करें? क्योंकि कोई वे फॉरवर्ड निकल ही नहीं रहा, बंद गली में हम। नहीं अरसलान, देखिए ये लफ्ज जो आपने अभी बोला है ये कभी दोबारा मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के हवाले से या किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं बोला जाना चाहिए। एलिमिनेट करने वाला ना कोई एलिमिनेट होता है, ना किसी को करना चाहिए, ना ही सियासत में ये लफ्ज आता है। ये तो ऐसा है कि पब्लिक जो है वो खुद फैसला करती है। बाज़ औक़ात रियासत अगर कोई ऐसा इक़दाम उठाए भी तो मेरा ख्याल है पब्लिक को उसका साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी ने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, वो मुजरिम और नौयत के होते हैं। बहरहाल ये सियासी जमात है। इस सियासी जमात का जो इस वक्त वतीरा है वो यकीनी तौर पे मेरे लिए, आपके लिए और इवन रियासत के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। पर इनको शिकस्त तो सियासी तौर पे ही देनी है। सियासी शिकस्त के लिए आपको वक्त का इंतजार करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कब अवाम इससे उकता जाते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि अवाम हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं। ये एक टाइम चाहिए। आप देखिए आपने कितने साल लगा के ये माइंडसेट तैयार किया। आपका ये प्रोजेक्ट जिसको बाद लोग प्रोजेक्ट इमरान नाम देते हैं, ये प्रोजेक्ट इमरान कितने साल में तैयार हुआ था? अब इसके इन्हदाम में भी टाइम लगेगा और ये इन्हदाम सियासी होना चाहिए। और मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अवाम की इतनी अकल है और जो कलेक्टिव विजडम है वो एक वक्त पे जरूर काम करेगी और जो पब्लिक है वो अपना ये फैसला देगी कि उन्होंने इंतशार की, अफरा तफरी की सियासत व्हाई इट इज गेटिंग सो लेट, व्हाई इट इज टेकिंग सो लॉन्ग? ठीक है, वक्त आएगा, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन टाइम लेती रहे। पर एलिमिनेट करने की बात नहीं है। जो उनकी सियासी शिकस्त है वो जब हम देखेंगे तो इसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर वो अपने अंदर इसी दौरान तब्दीली लेके आते हैं और इस पार्टी के अंदर भी मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग मौजूद हैं। और अगर खालिद साहब इस दौरान वो और बड़ी तादाद में लोगों के ज़हनों को ख़राब करते रहते हैं, उनमें नफरत के बीज बोते रहते हैं, तो फिर आप उसको अलाउ करते रहेंगे? मिस्टेक की, हमने ये माइंडसेट तैयार किया था, ये क्लास तैयार की। अब इस क्लास की वापसी का वक्त हमें देखना पड़ेगा। जितना टाइम हमने इसको बनाने में लगाया, अब थोड़े सब्र के साथ ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है यही एक तरीका है और यकीनी तौर पे इस तरीके से तब्दीली आके रहेगी। वी रियली होप फॉर दैट कि जी इसी तरीके से तब्दीली आकर रहे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट वजाद मसूद साहब और खालिद फारूकी साहब का। ये एक बड़ी एक सोच और एक फ़िक्र है इस वक्त जो कि होनी चाहिए, मुल्क में मौजूद होनी चाहिए, विदाउट बीइंग अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि हमारे ज़हनों में एक बात होनी चाहिए। वी आर ऑफ द व्यू कि हम सब कौमी धारे में शामिल हों, नाराज़गी किसी की ना रहे, अपने गिले शिकवे बहरहाल मौजूद रहेंगे, वो रियासत के किसी से और किसी के रियासत से, लेकिन मामलात को आगे चलना चाहिए और जिसको जो सपोर्ट है वो उसको उसकी ड्यू सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन डायलॉग का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। मुल्की मफादात में एक दूसरे से अलहदा होकर नहीं चलना चाहिए। कम से कम मुल्की मफादात के इशूज़ पर सबको साथ होना चाहिए। सियासत अपनी जगह पर ज़रूर करें, दिल खोल कर करें, ये सब का हक़ है। एहतजाज करें, जलसे करें, जुलूस करें, पार्लियामान के अंदर करें, बाहर करें, लेकिन मुल्की मफादात और मुल्की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों पर सबका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है और उसी के लिए हम मुसलसल बात करते चले आ रहे हैं। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा। ब्रेक से वापस आकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन मुकम्मल हुआ, फिर आर्मी चीफ़ की भी तस्वीर आई, उनकी भी मुलाकात हुई, यानी कि एक पैगाम दिया गया कि सिविल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ हैं और चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं।
اب آگے کیا پروگریس ہوگی یا پاسبلٹیز کیا ہیں، بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک۔ اس سیکنڈ ہاف میں ہم کچھ بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا دورہ چین مکمل کیا ہے، پاک چین مشترکہ اعلامیہ جس میں دہشت گردی پر دور معیار کو مسترد کیا گیا ہے، پھر ساتھ ساتھ دفاعی تعاون، اور یہ کہا گیا کہ جو خطے میں اسٹریٹجک توازن ہے وہ خاصا اہم ہے، ایک نوید ہے، ایک خوشخبری ہے کہہ لیجئے اقتصادی استحکام کی، یہ ہماری امید ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کے اندر سی ایم پنجاب کی جانب سے کامیاب دورہ قرار دے کر مبارکباد بھی دے دی گئی۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کتنا کامیاب دورہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو پازیٹیو چیز ہے اس میں وہ پاکستان کا سی پیک کی اپ گریڈیشن اور اس کے دوسرے مرحلے کے لیے ایک عزم ہے۔ حتمی بات جیسے میں نے پہلے آغاز میں کہا تھا کہ اس طرح سے کوئی نہیں ہے، یہ مختلف عزائم ہیں جن کی بات کی گئی ہے، اینڈ دا پازیٹیو تھنگ واز کہ لاسٹ ڈے پہ پھر آرمی چیف کی بھی ملاقات اور چیزیں سامنے آئیں، اور ایک پیغام، مثبت پیغام کہ اسٹیبلشمنٹ اور سول قیادت اس وقت ساتھ کھڑی ہے، ایک ساتھ کھڑی ہے، یہ ضرور دیا گیا ہے۔ لیکن یقیناً جو ایک گیپ آ چکا ہوا ہے چین کے ساتھ، بہت سارے معاملات اور تعلقات یا بہت سارے وعدے پورے نہ ہونے کا، ان کی بحالی میں کچھ وقت درکار ہوگا، اور اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے جو گورنمنٹ کے پاس جائے گا۔ بٹ ایز وی اسپیک آف ناؤ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں پروگرام میں۔ اس وقت ہمیں سیکنڈ ہاف میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نیک ظفر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، اسٹریٹجی اینڈ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم کہوں گا دونوں معزز مہمانوں کو۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے ایز این ہول سر کیسے دیکھتے ہیں، کہا جائے کہ کوئی بہت بڑی چیز جو کہ کنکریٹ وے میں ہمارے سامنے آ گئی ہو، ایسا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پورے دورے میں، یا یہ واقعی کہہ دینا کہ کامیاب دورہ تھا، از اٹ ٹو ارلی ٹو سے دیٹ، یا واقعی اٹ واز اے سکسیسفل ٹرپ؟ یا نہیں، میں اس کو کامیاب دورہ مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے کہوں گا۔ آپٹکس ایک تو زیادہ اچھے تھے، دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دو کنٹریز کے ہائی لیول قسم کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، سبمٹس ہوتی ہیں، وزٹس ہوتے ہیں، تو اس میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکلتی ہے وہ بڑی اہمیت اور کلیدی ہوتی ہے۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ کچھ روشنی ڈالوں اور آپ کے سامعین کے لیے یہ پیش کیا جائے کہ اس کو ہم کیا اس سٹیج پہ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، ٹیک اوے کیا ہے پاکستان کے لیے، میرا خیال ہے یہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ ڈپلومیٹک لینگویج میں زیادہ تر باتیں کی جاتی ہیں اس طریقے سے کہ اس کو اوپن اینڈڈ رکھا جاتا ہے، لیکن میں تینوں چیزوں پر 2 منٹ لے کے 3 منٹ لے کے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تمام چیزوں کا اعادہ اگر کرنا ہے تو ایک جیو پولیٹیکل بدلتے ہوئے حالات جو ہیں اور بدلتے ہوئے تغیرات جو ہیں، جو جیو پولیٹیکل کے ریجنل اور انٹرنیشنل، ان دونوں کے حوالوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ چائنا کی کتنی زیادہ اب صلاحیت ہو گئی ہے، گلف کنٹریز میں کتنی زیادہ صلاحیت ہو گئی ہے دنیا کے تقریباً 140 ممالک سے زیادہ میں، اور چائنا کے اس وقت انفلوئنس بذات خود کیوں بڑھتا جا رہا ہے، کیسے بڑھتا جا رہا ہے؟ تو چائنا کا انفلوئنس جو اکنامک لحاظ سے بڑھا، اور جو بھی ملک جو اکنامک لحاظ سے مضبوط ہو جاتا ہے اس کو جیو اکنامکس اپنے اکانومی کو پروٹیکشن دینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جیو پولیٹیکل ارینا پر، جیو پولیٹیکل منظرنامے پر بھی اپنا اثر رسوخ قائم کرے، ورنہ لوگ ظاہر ہے اس سے جیلس ہوں گے، اس سے کنٹین کریں گے، اسے کمپیٹیٹر سمجھیں گے۔ اور یہ بات کو ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، امریکہ کی فارن پالیسی کی کلیدی نقطہ ہے، نمبر 1 نمبر 2 نقطہ ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ کی جائے گی، اور وہاں کے ہر لیڈر نے اس پر بات کی ہے۔ تو کنٹینمنٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اگر منع کیا جائے کہ بھائی آپ اس کو رک جائیں یا کم کر لیں، یا پرانے ملک میں یہ پروجیکٹ جو آپ کو لگا رہے ہیں وہاں سے ہماری بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی تو ہمیں نقصان ہوگا، تو آپ مجھے ایسا تو نہیں کر سکتے نا۔ تو لہٰذا مختلف روڑے لڑکے رکھنے اٹکائے جاتے ہیں، اور یہاں بات آ جاتی ہے پاکستان کی اور پرائم منسٹر کے وزٹ کی بات آ جاتی ہے۔ اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو ہماری جو اس وقت کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ سی پیک کی کیا اہمیت ہے، یہ جو میں نے گفتگو کی جیو پولیٹیکل تناظر میں، سی پیک کی یہ اہمیت ہے کہ سی پیک فلیگ شپ سیگمنٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا ہے، اور کیوں ہے فلیگ شپ سیگمنٹ،
वो इसलिए है कि चाइना की वल्नरेबिलिटी, चाइना को बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं जब वो गल्फ वाटर से जाता है साउथ चाइना सी में, और उसकी वजह से क्योंकि बीच में अमेरिका और उसके एलाइज ने एक डिफेंस पैक्ट भी किया हुआ है, और उसके एलाइज जिस वक्त चाहें वो उसके रुकावट बन सकते हैं मैरी टाइम सी लाइन में। तो उस रुकावट से बचने के लिए क्या है, ये फ्लैगशिप आ गया हमारा सेगमेंट, और सी पैक। राइट, यानी कि डॉक्टर साहब एक लम्हे मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, बहुत ज्यादा समझ आ जाएगी बात आप नाज़रीन को, कि वो सी पैक में एक हफ्ते में वो अपने मुल्क पहुंच जाते हैं, और समुद्रों से जाते हैं तो 6 हफ्ते में, और अमेरिका और उसके एलाइज के खतरात को सामने रखते हुए जब चाहे उनके गले पे चढ़ जाए वो, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहेंगे तो उसके आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उस पर हम ज़रूर आएंगे, लेकिन आपने कहा कि ऑप्टिक्स आपको इस दौरे के कामयाब नज़र आते हैं, तो ये ऑप्टिक्स की बुनियाद पर ये कामयाब दौरा ही आप इसे कहेंगे। अनीक ज़फ़र साहब, आप कैसे देखते हैं, आपको भी एक कामयाब दौरा फॉर द ऑप्टिक्स ऑफ इट नज़र आता है? और मे बी इज़ इट टू अर्ली, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अभी बहुत जल्दी है, जब चीज़ें मटीरियलाइज होंगी। ऑप्टिक्स तो बहरहाल अपनी जगह पे, फिर कहें कि इसकी अब आउटकम आ रही है तो हाँ जी दौरा आपका कामयाब था, इतनी जल्दी सिर्फ दौरा करके आने को कामयाब ना करार दे दिया जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, मैं थोड़ा सा जमीर साहब के साथ एग्री करूंगा। पाकिस्तान और चाइना के आप अगर साबका दौरे भी देखें जो इस लेवल के रहे हैं, तो उनमें दौरे के फ़ौरन बाद या जॉइंट कम्युनिके में कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स नहीं होती, रीइटरेशन होती है, कमिटमेंट होती है ऑन वेरियस इशूज़, स्ट्रेटजिक इशूज़ और इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर। इस तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस जॉइंट स्टेटमेंट को गौर से देखें कि दोनों साइडों ने क्या बात की है। जहाँ तक स्पेसिफिक्स की बात है, मुझे जो महसूस होता है और माजी में भी ये होता रहा है कि जब दौरा मुकम्मल हो जाता है उसके बाद 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता 10 दिन में आपको मालूम होता है कि क्या क्या हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर लोन रोड जो इस पाकिस्तान के मेजर इश्यूज हैं उनमें जो है वो कुछ लोन्स का रोल ओवर है, वो रोल ओवर जो है वो कभी भी जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं बताया जाएगा। वो आपको शायद ना चाइना अनाउंस करेगा ना पाकिस्तान अनाउंस करेगा, आपको मार्केट सोर्सेस से पता लगेगा कि ये हो गया है। ठीक है, ये बात याद रखें कि चाइना जो है वो यूएस नहीं है, यूके नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके फौरी तौर पे बताई जाए। वहाँ पर एक प्रोसेस है, वहाँ पर उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, वो उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर देते हैं कि चाइना की तरफ से शायद कोई स्टेटमेंट भी नहीं आएगी जब आपका ये लोन रोल ओवर होगा। ठीक है, ये एक आपका इस वक्त मेजर इशू है जिसके ऊपर आपको कम से कम ये जो एक्टिविटीज़ थी या जॉइंट स्टेटमेंट है उसके अंदर उसका कोई मेंशन नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको ये कमिटमेंट मिलेगी चाइना की कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कमिटेड है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और सीपैक जो है वो एक मेजर पार्ट है BRI का। अब जब चाइना ये कहता है कि सीपैक, दोनों साइड इस बात को रीइटरेट करती हैं कि सीपैक मेजर पार्ट है BRI का, तो अगर हम इस बात को असूल के तौर पर पहले ले लें कि BRI चाइना ने अबेंडन तो नहीं किया, अगर BRI चाइना ने अबेंडन नहीं किया तो फिर सीपैक भी अबेंडन नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीपैक का फेज 2 जो है उसके अंदर बिजनेस एंड ट्रेड जो है उसको कैसे ग्रोथ मिलनी है, हमने क्या फैसिलिटेशन देनी है, सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं, वो जो है वो तफसीलात हैं जो दोनों साइडें मुसलसल एंगेज रहेंगी एक दूसरे के साथ तय करने के लिए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। हमने देखा कि बहुत सारी जो है इन्वेस्टर्स, प्राइवेट बिजनेसमैन भी साथ गए हुए थे, जो कि कुछ उनमें से ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। उन्हीं चाइनीज कंपनीज के साथ दोबारा मीटिंग्स हुई हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करने की बात हुई है। मिसाल के तौर पे असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी आपके मोबाइल फोन्स की है। इसी तरह ई-बाइक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें उस तरह जब हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं हमें समझना आए, लेकिन जब आप बात करते हैं ई-बाइक मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान में, तो आप याद रखें कि आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल की कंजम्पशन है वो 50% मोटर बाइक्स पे है।
अगर हम उसको ई बाइक्स में शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएं तो हमारी जो जिसको हम सो कॉल्ड सरप्लस कैपेसिटी कहते हैं पावर जनरेशन की, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हमारा फ्यूल बिल कितना कम होगा और हमें एनवायरमेंटल जो एडवांटेज है वो कितना होगा। राइट So, अनीक ये साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपने आइंदा बड़ी चल अहम के चीज़ें आपको नजर गिनवाई आने जो कि खासी ज़रूरी हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। साथ रहिए। बैक और सब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो टारगेट्स थे सी पैक के, गवादर पोर्ट के, और जो काम जिस तेज़ी से शुरू हुआ था उस पर फिर अब ये ख़बरें आईं। अब मैं इसमें नहीं जाऊँगा, वो पोलिटिसाइज़ नहीं इसको करूँगा, लेकिन कि काम रुक गया, स्लो हुआ, डेलिबरेटली हुआ, डिलेज़ आ गए। ज़रा एक तो इस पर रोशनी डाल दें कि इससे जो चाइना की इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है जिसको मटीरियलाइज़ होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हुई। आज भी गवादर पोर्ट पर कितने जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं, उसको जितना फंक्शनल होना चाहिए था वो उस तरह से फंक्शनल नहीं हुआ। अब इज़ इट गोइंग टू बी ईजी कि आप चाइना का एतमाद दोबारा से जीतें और वो दोबारा से अपग्रेडेशन पे जाएं, उसके सेकंड फेज़ पे जाएं, और फिर उनको ये हो कि हाँ भाई अब हमें हमारे मतलूबा नताइज मिल जाएंगे, कीपिंग इन व्यू द पोलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री एंड देयर इज़ नो श्योरिटी अबाउट द थिंग्स, कि ये दोबारा सोचें कि मज़ीद पैसे लगाएंगे और फिर ड्यू रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि चंद बातों का अगर अहाता दोबारा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप हमें देखना ये है कि चाइना के इंटरेस्ट जो आज से 5 साल पहले था सी पैक में, उससे कम हो गया है या उतना ही है या उससे ज़्यादा हो गया है। मैं इसको आर्गू इस तरह करूँगा कि ज़्यादा हो गया, और उसका मैंने आपको बस मंजर पिछले जब आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने आपको दे दिया कि ज़्यादा क्यों हो गया। इसलिए भी ज़्यादा हो गया, उसको मैं थोड़े से 2-4 जुमलों में उसको मैं समझ देता हूँ कि क्यों ज़्यादा हो गया है। पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो अरब सरबराहान, जो अरब स्टेट कोऑपरेशन का इनका नवा इजलास था पिछले हफ्ते 10 दिन हो गए, जिसमें शी पिंग ने कहा कि हम आपको पीस कॉन्फ्रेंस साझा के लिए बुला लेते हैं और पीस कॉन्फ्रेंस करके हम दुनिया से सारों को बुला लेंगे वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में जो रुकावट है, जो वीटो हो जाता है फलस्तीन की इस जुल्म बर्बरियत के सिलसिले में, तो उस तरफ उनका इशारा था। और वो जाहिर है कि लोग इस पूरे खत्े के और पूरी दुनिया के जो इस वक्त ह्यूमन राइट के हवाले से सारा साथ दे रहे हैं, वो उनके दिल में। दूसरा स्ट्रेटेजिकली अरब कंट्रीज कुछ जाहिर है कोई ना कोई ऐसा चाहिए मुल्क जो कि उन्हें कोई प्रोटेक्शन, बाद में अभी तो उनको वो प्रोटेक्शन सिर्फ अमेरिका दे रहा है, लेकिन बाद में वो तो हमेशा 100% कभी भी अगर गाजा का मामला बढ़ गया तो इतनी ज़्यादा बॉटम्स अप प्रेशर आएगा कि पब्लिक प्रेशर इतना आएगा कि बड़ी कुर्सियाँ उलट जाएंगी। तो बहरहाल उसकी वजह से भी एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि सीपैक की क्योंकि अहमियत बढ़ गई है, BRI $4 ट्रिलियन का पूरा साथ साथ जरा उस पर भी रोशनी डालें ना कि एतमाद किस तरह से अब बहाल होगा और किस हद तक रहेगा, क्योंकि माजी में अब एक तारीख तो रकम हो चुकी है। चलिए, मुझे एक लफ्ज़ में थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा था, मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ अपने तजिए में कि ये जो है बड़ा हिस्टोरिकल विजिट है। मैं इसको अनमोल भी कहूँगा, इसी वजह से कहूँगा कि ये जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में चाइना के लिए अब ये नर्व लाइन जो चाइना की है उसकी अहमियत बढ़ गई है और वो चाहेगा जल्दी हो। देखिए, हमने देखना है कि चाइना का मफाद क्या है, तब हमें पता पड़ेगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और हमने चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, सारों को पता है कि शायद से मीठा है, फला से बहुत ज़्यादा हमारा मजबूत है, गहरा है, पुराना है, तो सारों को पता है। लेकिन दो मुल्कों के दरमियान जब कोई भी ऐसी होती है रिलेशन बायलैटरल, तो म्यूचुअल मफाद को देखा जाता है। तो उस लिहाज से चाइना क्या मफाद? चाइना का मफाद ये कि तमाम उसकी जो इस वक्त ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या रशिया चाइना मिलकर जो स्पेस वेपनाइजेशन कर रहे हैं, वेपन्स यानी कि अस्करी कुव्वत को बढ़ा रहे हैं, उन तमाम के लिए वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए काफी हद तक सीपैक का ये सेगमेंट काम आएगा, लिहाजा इस पर स्पीड बढ़ेगी इसकी। एक तो ये था। दूसरा ये है कि पिछले अदवार में कोई थोड़े बहुत हचकोले इस पर आए थे जो हमारी गलती थी, चाइना की गलती थी। तीसरी बात कि हम कहते हैं और हम सोचते हैं और हमारे नाजरीन भी आपके सोच रहे होंगे कि भाई टेक अवे क्या है, व्हाट इज अ कंसोलिडेटेड थिंग। मैं आ जाता हूँ उस पर ज्वाइंट कम्युनिके पर। तो वो टेक अवे इसमें ये है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट हमारे इंक्लूडिंग जो स्पेशल इकोनॉमिक उसकी एग्रीमेंट्स तो हमारे हुए हैं पहले से, उसमें खदोखाल सारे दिए हुए हैं। उस खदोखाल के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन जो सबसे कलीदी बात है, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, इस वक्त शहबाज शरीफ है, उन्होंने
शिपिंग से भी उनकी मुलाकात हुई, उनके प्रीमियर जो है ली कॉन्ग से भी उनसे मुलाकात हुई उनकी, और बातें क्या हुई हैं देखिए, उन्होंने बड़े वाइड स्पेक्ट्रम बायलैटरल रिलेशंस की भी बात की, रीजनल सिचुएशन की सबसे पहले बात शुरू हुई है, और उसके अलावा जब ली क्वांग से भी बात हुई है तो वहां भी ये जो एमओयूज वगैरह 32 के करीब जो एमओयू साइन हुए हैं, इस एक सबसे कलीदी नुकता जो इससे पहले डिस्कस कहीं भी नहीं हुआ है वो ये है कि जो नेटवर्किंग की है पाकिस्तान ने इस दफा वहां जाके 2 शहरों में, कुछ शहरों की अहमियत तो सारों को पता ही होगा, कहेंगे तो थोड़ी रोशनी डाल दूंगा कि उसमें उसको क्यों सेलेक्ट किया, चूज किया गया, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाइना के जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये प्राइवेट कंपनीज अपनी जगह पर, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है। क्यों है कि सीसीपी जो है उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हर कंपनी को ये लाजिम है कि उनकी कमेटी को अपने एम्प्लॉइज में से कमेटी बनाए, और वो कमेटी अपने पैरेलल रिपोर्टिंग करती है सेंट्रल इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको रिपोर्टिंग करती है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का हर कंपनी में है। तो गवर्नमेंट जब शीप है, उनके प्रीमियर जब ली क्वांग, जब वो इतनी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं, और मैं अब आपको राइट डॉक्टर साहब, आपने मामले पर रोशनी डाल दी कि क्यों उनकी के लिए ये बहुत अहम है। आपने दौरे को हिस्टोरिक भी करार दे दिया, अनमोल का लफ्ज़ भी आपने इस्तेमाल कर दिया। मैं अनीक साहब से अब ज़रा कुछ चंद एक सीधा रियलिटीज़ हैं जिन पर मैं चाहूँगा ज़रा वो क्विकली रोशनी डाल दें, वक्त मेरे पास महदूद है। एक सब टू बिगिन विद, अब जब ये शुरू होता है और यहाँ से जो आपके पास ट्रक्स और चीज़ें जिन्होंने गुजरना है ऑल द वे फ्रॉम गवादर टू इन्होंने यहाँ तक और एंटर होना है टू चाइना, नॉन स्टेक एक्टर्स बहुत बड़ा फैक्टर हैं जो सबोटाज करेंगे। दे बैक्ड बाय NDS, दे बैक्ड बाय तालिबान, दे बैक्ड बाय रॉ, जो इसको सबोटाज करने की कोशिश करेगा। प्रोवाइडिंग ए सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज, नंबर 1। नंबर 2, नॉट टू फॉरगेट गवादर के लोगों के ग्रीवेंसेस, गिले शिकवे रहे हैं माजी में भी। अब तो भूमि ख़त्म हो गया वहाँ प्रॉपर्टी और चीज़ों का, तो हम उतना सुन भी नहीं रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज वो रहेगा। और तीसरा सर बड़ा चैलेंज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्फ्लुएंस अमेरिका US का हम पे है, जो नहीं चाहता चाइना की उजारादारी। मुझे इन 3 पर रोशनी डालें कि हाउ कैपेबल आर वी टू एक्चुअली फेस ऑल दीज चैलेंजेस एंड टू डील विद देम। बिल्कुल जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, और हम पिछले चंद सालों में कहीं कहीं हमने उसमें लैग किया है, जो चाइनीज़ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। वो बार बार इस चीज़ पर हम हमारी तवज्जो दिलाते भी रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ को सारी रीजनल सिचुएशन का अच्छी तरह पता है, उनको उन एक्टर्स का भी अच्छी तरह पता है जो कि CPEC को या पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को डैमेज करना चाहते हैं। सो बावजूद इसके कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके अंदर अनफॉर्चुनेटली चाइनीज़ लाइव्स का लॉस हुआ है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि चाइना भी कमिटेड है और पाकिस्तान को डबल करनी चाहिए अपनी एफर्ट। और मुझे यकीन है कि अगर हम फोकस करें इन इश्यूज के ऊपर तो हम तमाम प्रोजेक्ट्स को और चाइनीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ चाइनीज़ के लिए ही ज़रूरी नहीं है। हमने अगर CPEC को एक वाइडर एक्सेप्टेंस और उसके जो CPEC का जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके इर्द गिर्द और इन्वेस्टमेंट अगर हमने गल्फ कंट्रीज से लानी है, यूरोपियन कंट्रीज से लानी है, तो उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी सिचुएशन तो बेहतर करनी पड़ेगी। उसके लिए स्टेट को यकसू होना पड़ेगा, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। जहां तक गवादर और उसके गर्दनवा में राइट्स का इशू है, वो भी एक जेन्युइन इशू है, वो पोलिटिसाइज भी हुआ होगा, लेकिन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आई थिंक बट इट्स हाई टाइम ना, हम चाहे सुई से गैस निकालें तो बलूचिस्तान को हक ना दें, गवादर में CPEC लाएं और वहाँ के लोगों को रोज़गार ना दें। इसको बड़ा सीरियसली एड्रेस करना ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सीरियस एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं इसको डिनाई नहीं करता कि उनके कंसर्न्स नहीं है या वहाँ पे इश्यूज नहीं है, बट मेरा कहना यह है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आंसर टुवर्ड्स द एंड अमेरिकन प्रेशर। सर वक्त में दूध है, ज़रा उस पर एक जुमला मुझे कह दें, देन आई विल वाइंड इट अप। किस पे जी? अमेरिका का रसूख हम पर, और उसको ये फिक्र कि चाइना की उजारादारी और रसाई बहुत जगह तक है। मेरा ख्याल है कि उसको भी हम जरा थोड़ा सा ओवरब्लो करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी एक प्रोग्रेसिंग थ्राइविंग पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं, लेकिन कोई
بھی اس وقت میرا خیال ہے انکلوڈنگ یو ایس اینڈ EU کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان بالکل پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹینک کر جائے یا ڈیفالٹ میں چلی جائے یا پاکستان کی سیکورٹی سچویشن اتنی انسٹیبل ہو جائے کہ وہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر دے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یس ہمارے جو ہم نے دونوں سائڈز کو بیلنس کرنا ہے اسٹریٹجک ٹرمز میں, اس کو ہم نے کیسے بیلنس کرنا ہے وہ ایک چیلنج ہے. لیکن چیلنج دنیا میں ہر اسٹریٹجک کویسچن کے اراؤنڈ چیلنج ہوتے ہیں, آپ کو ان کو حل کرنا ہوتا ہے. ویل ٹیکن. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. انتہائی شکریہ آپ دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا, اینڈ ود دس ویری پازیٹیو ہوپ کہ واقعی جی یہ گیم چینجر کا ہم لفظ سنتے آ رہے ہیں. ناؤ اٹس بین سو مینی ایئرز, سو دس پروجیکٹ پرووز اٹ سیلف ایز اے گیم چینجر فار دا کنٹری, جہاں پہ روزگار آئے, خوشحالی آئے, گروتھ آئے اور ملک ترقی کرے. اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنے. اسلام خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے